नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। कोची से आज अपनी यात्रा की शुरुआत कर रही हैं। अपनी यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति इन तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी केरल और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। केरल और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति आज कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहे स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का दौरा करेंगी और आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति कल कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी। इसी दिन वो तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 18 मार्च को विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी। उसी शाम वो कवरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। उसके अगले दिन 19 मार्च को राष्ट्रपति कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन आज लगातार इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला, जबकि विपक्षी सदस्यों ने अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप सदन नहीं चलाना चाहते, बजट पे चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पे चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं। क्या उचित है ये? मैं उनको भी कहूंगा बैठिए, आपको भी कहता हूं बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। आप सीट पे बिठाइए, अपने लोगों सीट बिठाए, मौका दूंगा आपको। आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। हम सबको मौका देंगे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सांसद दीपक प्रकाश ने कल राज्यसभा में झारखंड में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 3 वर्षों में झारखंड में बड़े और छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके जवाब में केंद्रीय खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों के जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उसके मुताबिक राज्य में अवैध उत्खनन के 4,952 मामले प्रकाश में आए हैं। नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा में आज लगातार चौथे दिन हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चला। इस दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह ने निगम और बोर्ड के गठन को लेकर सवाल किया, जिस पर सरकार की ओर से मिले जवाब को उन्होंने गुमराह करने वाला बताया। कल्याण से है और सरकार ने अभी उन तमाम अल्पसंख्यक विकास के लिए संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में है। अभी मैंने लोकायुक्त के संदर्भ में, सूचना आयुक्त के संदर्भ में सवाल उठाया था, तो सरकार ने जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण के इसके लिए सरकार बताए, वो चाहे वो वित्त निगम का हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, वो चाहे राज्य जिला सूत्री समिति हो, वो चाहे मदरसा बोर्ड हो, वो चाहे उर्दू एकेडमी हो, उन तमाम संस्थाओं का सरकार ने अब तक गठन क्यों नहीं किया है?
15 सूत्री का गठन हो चुका है और वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक वित्त निगम का भी गठन बहुत जल्दी हम लोग करा देंगे। राज्य मंत्रिपरिषद ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट विधेयक सहित 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। विधेयक में झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों को हिंसा और संपत्ति के नुकसान से बचाने के लिए तैयार विधेयक में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की बात कही गई है। इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके अनुसार चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों अथवा संस्थानों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। मंत्रिमंडलीय सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने होल्डिंग टैक्स में बदलाव कम करने समेत कुल 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियम 4 एवं नियम 6 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। ये जो होल्डिंग टैक्स का निर्धारण पहले फॉर्मूला तय किया गया था, उसमें बदलाव किया गया है और उसमें इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने बहुप्रतीक्षित मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चालू सत्र के दौरान ही इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा और आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा दोनों का पूरा ख्याल रखते हुए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। और बाकी जितना है हमारे कैबिनेट सचिव साहब आपको विस्तार में जानकारी देंगे। वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को लेकर ट्वीट किया है। टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत को सलाम करता है। भारत ने मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के माध्यम से नियमित टीकाकरण को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभुकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समय पर मिले। इसके लिए हर संभव प्रयास करें, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की आ रही समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निष्पादन करें। श्रीमती मांझी कल विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने विभाग की पहली ई पत्रिका पोषण धारा का शुभारंभ किया। खूंटी के तोरपा में महिला विकास केंद्र में स्कूली बच्चों और अभिभावकों को पोषण आहार को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के बीच पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों की कविता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड योजना पदाधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य के बीज हैं, इसलिए हमें भविष्य के बीज बोना है। बच्चों को नर्सरी से ही बेहतर शिक्षा देंगे, तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। क्या बनेगा? हो सकता है इन बीज में से कई हमारे देश के ऐसे कर्णधार बने जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य होगा। तो ये हमारे भविष्य के बीज हैं और इन्हें हमें सींचना है, पालना है और एक ऐसा पुष्प और फल इन्हें बनाना है जिस पर हमारी जनता, हमारा देश, हमारा समाज गौरवान्वित हो। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इन दिनों पंजाब का अमृतसर शहर गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहां एक तरफ शिक्षा कार्य समूह की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में ही Y20 की बैठक चल रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक पंजाब के अमृतसर में शुरू हुई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के 28 सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देश और OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु,
भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संताल परगना में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने अब रांची के कांके थाने के दारोगा प्रयाग दास को समन कर पूछताछ के लिए 20 मार्च को बुलाया है। आरोप है कि उन्होंने रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाजरत मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से मुलाकात की थी। और फैक्ट चेक में देखते हैं मोबाइल से पहले से इंस्टॉल एप्लीकेशन पर दावे का सच। है और क्या ये पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशंस पर भी कार्रवाई करेगा? इन दोनों सवालों के जवाब आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि आप इसको लेकर सोशल मीडिया पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में स्मार्टफोन को लेकर सुरक्षा परीक्षण की नई योजना बन रही है। रॉयटर्स की इस न्यूज का स्क्रीनशॉट भी इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस तरह का कोई भी दावा बिल्कुल झूठा है और भ्रम फैलाने वाला है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की जांच की है और इसकी सच्चाई को सामने लाकर रखा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल से रॉयटर्स न्यूज का लिंक शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि कोई सुरक्षा परीक्षण या क्रैकडाउन नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रामक है। नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा संवाद डीडी न्यूज पर हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने दूसरी कड़ी में लोगों से स्वच्छता पर चर्चा करते हुए कहा कि अब साफ सफाई रखना लोगों के लिए जन आंदोलन बन गया है। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान सभी थाना प्रभारियों को नियमित रूप से जांच अभियान चलाने और किसी भी तरह से अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पलामू की कंडा घाटी से उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब भरा एक कंटेनर जब्त किया है। मौके पर कंटेनर छोड़ चालक और खलासी फरार हो गए। मामले की सघन जांच की जा रही है। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन की सौंदर्यीकरण कार्य योजना को लेकर रेलवे अधिकारियों ने उपायुक्त के साथ बैठक की। बैठक में धनबाद स्टेशन के नए भवन तक एलिवेटेड ब्रिज के साथ ही स्टेशन रोड के चौड़ीकरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में नदी बचाओ अभियान के तहत बांधटोली, जामटोली और घाघरा के ग्रामीणों द्वारा श्रम दान कर बोरी बांध बनाया गया। जिले के उपायुक्त ने ट्वीट कर बताया कि जागरूकता और सभी की सामुदायिक सहभागिता से श्रम दान कर जल संचयन के लिए बोरी बांध बनाए जा रहे हैं। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के सबसे बड़े त्योहार सरहुल पहले धार्मिक के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व था, लेकिन अब इसका भी राजनीतिकरण हो गया है और लोग अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग दिनों में सरहुल मना रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति रांची ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को सरहुल पूजा धूमधाम और शांतिपूर्वक मनाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरहुल शोभा यात्रा के दिन शराबबंदी करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की सिमडेगा जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक में संघ की ओर से कोचीडेगा में अंचलाधिकारी प्रताप मिंज एवं कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार भगत के साथ किए गए अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की घटना की घोर भर्त्सना करते हुए निंदा की। रांची में फिरौती के लिए 8 वर्षीय शौर्य का अपहरण और फिर हत्या के आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च कचहरी चौक से फिराया लाल चौक तक निकला। प्रसार भारती नई दिल्ली में कार्यरत जमील अख्तर की पुत्री शाबी अख्तर ने नीट पीजी के प्रवेश परीक्षा में प्रथम प्रयास में 111वां स्थान प्राप्त किया है। शाबी अख्तर एमडीएम कॉलेज जमशेदपुर में अध्ययनरत है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज निम्न दबाव का असर दिख रहा है। निम्न दबाव के कारण धूप की आंख में चौली जारी है और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राज्य भर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अगले 4 दिनों तक पूरे राज्य भर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी होने की संभावना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 15 मार्च से 14 जून तक उपलब्ध होगी। जाकर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकेंगे। UIDAI ने नागरिकों को मुफ्त में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के तहत UIDAI ने ये फैसला लिया है। ये सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर ही निःशुल्क उपलब्ध होगी। 15 मार्च 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक ये सुविधा उपलब्ध है। हालांकि आधार केंद्रों के माध्यम से अपडेट कराने पर 50 रुपये का शुल्क देना जारी रहेगा। और अब देखते हैं व्यापार जगत की महत्वपूर्ण खबरें। भारत का समग्र निर्यात वस्तु एवं सेवा क्षेत्र को मिलाकर फरवरी 2023 में 63.02 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.81% की सकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 15 मार्च 2023 को पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का वार्षिक प्रकाशन आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण किया। वर्ष 2021-2022 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल अंडे का उत्पादन 129.60 बिलियन रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले परिवहन और गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैप नीति तैयार की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर उपाधि से सम्मानित किया गया है। फाइनेंशियल पब्लिशर सेंट्रल बैंकिंग ने दास को उपाधि दी। सेंट्रल बैंकिंग ने चुनौतीपूर्ण सुधारों और विश्व के अग्रणी नवाचार की देखरेख के लिए दास की तारीफ की।
ओडिशा के राउरकेला में कल खेले गए FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच में बुधवार को पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर 3 दिन के भीतर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एफ्रॉम्स ने 2 गोल दागे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को विमेंस प्रीमियर लीग में आखिरकार पहली जीत मिल गई है। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ आरसीबी ने तो खाता खोल लिया है, लेकिन उसे टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी। इसके अलावा दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जायंट्स के साथ होगा। इस प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है। गौरतलब है कि पहले फेज में हुए मैच में दिल्ली की टीम ने गुजरात को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के द्वारा कृषि को उन्नत बनाने, गांव के ही संसाधन, खाद, बीज आदि से कम बजट में खेती करने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर गोड्डा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय मेला सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। रांची के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के शशिभूषण चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस प्रयास से देश के किसानों को काफी लाभ होगा। खेती में लागत घटेगा, मिट्टी अच्छी रहेगी और किसानों की आय दुगुनी होगी। नेचुरल फार्मिंग में हमारे जो प्रदेश की जलीय और मृदा की अवस्था उसको देखते हुए स्थानीय स्तर पर जो बीज और जो किस्में अनुकूलित हुई थी उनको स्थापित करना एक नई प्रक्रिया, एक नई पहल है, ना कि पीछे मुड़ने जैसा, और इससे उनको एक नया बृहत बाजार भी मिलेगा। कार्यशाला में आए किसान प्रीतम कुमार ने कहा कि पुराने बीजों का संग्रह कर हम अच्छी फसल ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त बीजों से जो बीमारियां होती है उससे हम बचेंगे। फायदा ये है कि ये बीज जो है इसमें काफी कम बीमारियां लगती है और इसको खाने से हमारी जो स्वास्थ्य है वो उसमें किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं आएगा। किसान अमरेंद्र ने कहा कि कार्यशाला में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। अब वे पुराने बीजों को संरक्षित करेंगे। कि बहुत पहले ही यहाँ जरूरत थी, जिस प्रकार से रांची से चल के हमारे वैज्ञानिक यहाँ आए हैं और हम लोगों को जिस तरह से बताया कि अपने परंपरागत बीजों को किस प्रकार से संरक्षित करना है और उसको कैसे हम ऑल ओवर इंडिया में इसको स्प्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दिया। कार्यशाला में सुदूर क्षेत्र से आए किसानों ने नेचुरल फार्मिंग की जानकारी प्राप्त होने से काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि वर्तमान में कृषि कार्य में खर्च अधिक और आमदनी कम होती है। नेचुरल फार्मिंग से उन्हें खेती में बचत होगी। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खूंटी जिले के तोरपा में महिलाओं ने एक अलग अंदाज में महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर छोटे छोटे समूह में कार्य कर रही लघु उद्यमी महिलाओं ने अपने उत्पादों के प्रदर्शनी लगाई। साथ ही महिलाओं ने जनजातीय क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक बर्तनों और मोटे अनाजों की कलाकृतियां भी बनाई। खूंटी के तोरपा में लघु उद्यमी महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में बांस निर्मित सामग्री, लाह की चूड़ियां, ओल का रसगुल्ला, रंग बिरंगे बैग, मड़ुआ लड्डू समेत दर्जनों उत्पाद शामिल थे। प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची शैल किरकिट्टा ने अपने जीवन की सीख से इन सबों को अवगत कराया। लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उतार चढ़ाव से ना घबराएं, सकारात्मक सोच रखें कि हमें जो करना है हम करके रहेंगे। प्रदर्शनी में महिलाओं ने जनजातीय क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक बर्तनों और मोटे अनाजों की कलाकृतियां भी बनाई। इस दौरान महाराष्ट्र से आई स्वाति सेठी ने कहा कि यहाँ की महिलाएं प्रगतिशील हैं और लगातार महिला समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सामान यहाँ से बाहर, मुझे इच्छा है कि मैं पूना में देखूं कुछ समय बाद, सिर्फ यहाँ नहीं, आपकी आवाज दिल्ली बॉम्बे तक भी जाए, ये भी हमारी इच्छा है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज का जो ये फेस्टिवल है, ये मेला है, और आपका काम वहाँ तक पहुँचे। कार्यक्रम में गुमला, तोरपा, तांबा, बनई, डाहू, खटंगा, जयपुर, सोदे, खटखुरा, रनिया, कोटांगेर समेत सुदूरवर्ती इलाकों की महिलाएं शामिल हुईं। यहाँ आई इन महिलाओं में आत्मनिर्भर होने की ललक भी दिखी। तो इतना कमा रहे हैं, नाम भी कमाए, इज्जत भी कमाए और पैसा भी बहुत कमा रहे हैं।
महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। यहाँ आए इन अतिथियों ने भी सामूहिक नृत्य का आनंद लिया और झारखंड की परंपरा और संस्कृति से रूबरू हुए। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। झारखंड का सबसे खूबसूरत इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT बाबानगरी देवघर में लगभग बनकर तैयार है। कुछ तकनीकी अनुमति के बाद इसे जल्द ही शुरू करने की तैयारी है। इसके शुरू होने से बाबानगरी आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। ये है झारखंड का सबसे खूबसूरत इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT, जो बाबानगरी देवघर में लगभग बनकर तैयार है। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि ISBT का कैंपस काफी बड़ा है, जिसको लेकर फायर NOC की आवश्यकता है और जल्द ही वह मिलने के बाद यहां से बस की सुविधा शुरू हो जाएगी। जैसे ही फायर का NOC आता है, हम लोग उसका विद्युत कनेक्शन का एस्टिमेट बना लिए हैं, मैंने मंगवा लिए हैं। हम लोग विद्युत कनेक्शन जो है परमानेंट विद्युत कनेक्शन लेंगे और इसका हैंडओवर का प्रक्रिया नगर निगम जो संबंधित एजेंसी है उससे प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि देवघर में ISBT बन जाने से पूरे शहर का ट्रैफिक लोड घटेगा, साथ ही लोगों को जाम से निजात भी मिलेगी। श्री लाल ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जैसे आयोजनों में भी मददगार साबित होगा। आम लोगों को काफी लाभ होगा, खासकर देवघर में जो यातायात का जो दबाव है, ट्रैफिक का जो दबाव है, उसको भी कम करने में ये बस स्टैंड, ये ISBT काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और ऐसे भी ये वर्तमान में पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत ISBT है और सबसे ज़्यादा सुविधा है। बाबानगरी देवघर में एयरपोर्ट सेवा शुरू होने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस टर्मिनल की भी सुविधा मिलने जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह के बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से लोगों को काफी फायदा होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों आहार मेले का आयोजन किया जा रहा है। देखिए क्या है खास इस आहार मेले में। मैदान में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023, जिसे इस बार 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाया गया है। आहार के 37वें संस्करण में काफी संख्या में विदेशी कंपनियां भी देखी जा सकती हैं। इस बार 18 देशों की विदेशी कंपनियों समेत काफी संख्या में भारतीय कंपनियां भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। आहार का 37वां संस्करण प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है और इस बार की विशेषता यह है कि ये बहुत बड़े प्रमाण पे है। इस बार अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।